Hello friends, once again I am before you with new 10 sentences with error spotting. As you know that this topic is very important because error spotting is always asked in the competitive exams. There also number of sentences are given and student is told to find out the mistakes, I mean errors. So again, as usual, new 10 sentences are before you with error. So let us move to find out the errors. This topic is very important, not just because कि ये टॉपिक एरर स्पॉटिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा वहीं तक सीमित है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो एक्चुअल सीन है वो ये कि अगर आप इनको ध्यान से सुनते हैं तो जो भी एरर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ विथ रीज़न। अगर इन वीडियोस को आप रोज़ सुनेंगे तो जब कभी आप इंग्लिश बोलेंगे लिखेंगे उस समय ये जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो आप नहीं करेंगे और आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे अप टू द मार्क और अच्छी इंग्लिश लिखेंगे। सो मूव टू द फर्स्ट सेंटेंस। फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है द प्रिंसिपल एज वेल एज द प्रोफेसर वर प्रेजेंट इन द कॉलेज। प्रिंसिपल एज वेल एज द प्रोफेसर वर प्रेजेंट इन द कॉलेज। फ्रेंड्स, इंग्लिश की दुनिया में एक यूज़ है, जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज आता है ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग और फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स आई वुड से whenever as well as is between two subjects, in that sentence helping verb is always used as per the first subject. There is no involvement of second subject. So you are seeing the principal is first subject as well as the professor, this is the second subject, and as well as between two subject. तो दो सब्जेक्ट के बीच में जब कभी एज वेल एज आएगा ऐसे सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है ये फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। तो प्रिंसिपल इज सिंगुलर, तो डिलीटिंग दिस वर्ब वी हैव टू इंसर्ट वाज। क्लियर? जब कभी दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज आता है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। तो प्रिंसिपल इज सिंगुलर, तो इन प्लेस ऑफ वर्ब वी हैव टू राइट वाज, डिलीटिंग वर्ब। फ्रेंड्स, साथ ही एक चीज़ और आपको कहना चाह रहा हूँ, एज वेल एज के दो सब्स्टिट्यूट्स और हैं, एक है इन एडिशन टू और दूसरा है विथ। कहना ये चाह रहा हूँ इस एज वेल एज की जगह आप अगर इन एडिशन टू आ जाता है इन एडिशन टू या विथ आ जाता है तो भी आपको हेल्पिंग और फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, राइट? सो नाउ द एसेंस इज whenever you have in addition to or as well as or with between two subjects, in three of the cases helping verb will be used as per the first subject. So deleting verb we will write was. Now the sentence is correct. Okay, move to the next one. No sooner he started recounting the exploits during his forest journey. कोई व्यक्ति है वो जंगल में जा रहा था, उसने गिनाना शुरू किया, रिकाउंटिंग मतलब गिनाना शुरू किया, एक्सप्लोइट्स मतलब कठिनाइयाँ। कोई व्यक्ति जंगल में से गुजरा, उसको बहुत सारी कठिनाइयाँ आई तो वो अपनी कठिनाइयाँ सुना रहा है। देन हिज फ्रेंड रिमार्क, वो कठिनाइयाँ सुनते हुए उसके दोस्त ने कहा, रिमार्क किया दैट ऑल दिस मस्ट बी फॉल्स, कि ये फेंक रहे हैं, ये सब कुछ झूठ है। तो फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश की ग्रामर में एक यूज़ है कि नो सूनर का जब यूज़ किया जाता है तो नो सूनर के बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। क्लियर? तो ये जो सेंटेंस है नो सूनर ही स्टार्टेड, दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट और एरर यहीं पर है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये ही स्टार्टेड है, इसकी जगह हमको लिखना है नो सूनर डिड ही स्टार्ट। नो सूनर डिड ही स्टार्ट।
तो जब कभी भी नो सूनर को यूज़ करेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, तो नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। तो यहाँ पर हम नो सूनर डिड ही स्टार्ट कर देंगे। सेंटेंस आपके करेक्ट करके मैंने यहाँ लिखा है नो सूनर डिड ही स्टार्ट, तो यहाँ नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। जब कभी नो सूनर को यूज़ करोगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना ही आना है, एज पर द रिकॉग्निशन ऑफ द टेंस। जिस तरह का टेंस होगा उस तरह से, प्रेजेंट होगा तो डूड है, पास्ट है तो डिड, और भी कुछ होगा। पर हम इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो एरर कहाँ है? ही स्टार्टेड डिलीट करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे डिड ही स्टार्ट, ये लिखेंगे डिड ही स्टार्ट, राइट? क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, स्केर्सली हैड ही फिनिश्ड नरेटिंग द होल स्टोरी। कोई व्यक्ति है, उसने अपनी कहानी सुनाना, जैसे ही उसने अपनी कहानी खत्म करी, देन शी फेल एस्लीप। कोई फीमेल है, उसको नींद महसूस हुई, यानी वो सोने लगी। स्केर्सली हैड ही फिनिश्ड नरेटिंग द होल स्टोरी देन शी फेल एस्लीप। फ्रेंड्स, नो स्केर्सली हैड की जगह हार्डली हैड भी आ सकता है। स्केर्सली हैड, हार्डली हैड सेम चीज़ है, लेकिन इसमें एरर क्या है? स्केर्सली हैड और हार्डली हैड के बाद देन कभी नहीं आता है, सो डिलीटिंग देन वी हैव टू राइट व्हेन। स्केर्सली हैड और इसकी जगह हार्डली हैड भी यूज कर सकते हैं, तो स्केर्सली हैड के बाद व्हेन फिक्स है, ना कि देन। तो जब कभी हार्डली हैड या स्केर्सली हैड के वाले सेंटेंस में देन आ जाए, आप उसे डिलीट करके और THAN इंसर्ट कर दीजिए। नाउ द सेंटेंस राइट, सॉरी वो व्हेन देन डिलीट करके और व्हेन उसमें इंसर्ट कर दीजिए। तो स्केर्सली हैड ही फिनिश्ड नरेटिंग द होल स्टोरी व्हेन शी फेल एस्लीप। हार्डली हैड और स्केर्सली हैड के साथ व्हेन फिक्स है। क्लियर? नो सूनर के साथ देन फिक्स होता है, नो सूनर आ रहा है, ठीक है ना, इसके साथ देन फिक्स है, ये आया हुआ है देखो देन। तो नो सूनर के साथ में देन आता है, हार्डली हैड के साथ में देन नहीं आता, व्हेन आता है। मूव टू द नेक्स्ट, आई वुड अगेन से दैट यू हैड बेटर नॉट टू स्टे हियर। कहता है मैं आपको एक बार फिर कहूँगा दैट यू हैड बेटर नॉट टू स्टे हियर। फ्रेंड्स, शायद आपको पता हो, नहीं तो देखिए, हैड बेटर के बाद कभी भी टू नहीं आता है, तो सिंपली हम टू हटा देंगे। क्लियर? आई वुड अगेन से दैट यू हैड बेटर नॉट टू, ये टू जो आ रहा है ये गलत है, यू हैड बेटर नॉट स्टे हियर। हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी बिना टू के। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि हैड बेटर की हिंदी अच्छा होगी, उसके बाद जो सेंटेंस आता है वो पॉजिटिव इंपेरेटिव होता है, और पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के पहले कभी भी टू का यूज़ नहीं किया जाता। पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद वर्ब, नॉट टू प्लस वर्ब। हम कहते हैं खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, ना कि टू ओपन द विंडो। तो ये पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है उसके बाद। ठीक है? आई वुड अगेन से, मैं एक बार फिर कहूँगा दैट यू हैड बेटर नॉट टू स्टे हियर। हैड बेटर के बाद टू डिलीट कर देंगे, नाउ द सेंटेंस इज राइट। क्लियर? तो हैड बेटर के बाद कभी भी टू आता है आप उसे डिलीट कर दें, हैड बेटर के बाद टू नहीं लगता है। ठीक है? नेवर यूज टू विथ हैड बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस इज सच वाज हिज एम्बिशन। ऐसी थी उसकी अभिलाषा या इच्छा। एज ही फाउंड नथिंग टू सेटिस्फाई हिम, कि उसकी इच्छा इस तरह की थी कि वो अपने आप को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। सच वॉज हिज एम्बिशन एज, उसकी इच्छा ऐसी थी कि, अगर हम इसकी हिंदी करते हैं तो यहाँ एज की जगह की का साउंड आ रहा है हिंदी करने पे, तो हम एज को डिलीट करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे दैट। ये सच दैट का प्रयोग है, सच एज नहीं। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, सेंस की मिस्टेक है। तो सच के बाद दैट भी आता है, एज भी आता है, बट वी हैव टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, एंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस, एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सच के साथ यहाँ एज ना करके दैट आएगा। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस का सेंस क्या है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, सो
रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आई वुड से वन थिंग कि यहाँ पे अपने को एस गलत है, तो डिलीट एस एंड इंसर्ट दैट. नाउ द सेंटेंस इज राइट बिकॉज दिस इज द केस ऑफ सच दैट. सच वॉज हिज एम्बिशन दैट ही, सच वॉज हिज एम्बिशन दैट ही फाउंड नथिंग टू सेटिस्फाई हिम. क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट. If you want to be slim, at least, sorry, if you want to be slim, eat less, more you eat the fatter you become. फिर देखिए सेंटेंस, if you want to be slim, अगर आप स्लिम होना चाहते हो, पतले दुबले रहना चाहते हो, eat less, कम खाओ, more you eat the fatter you become, ज़्यादा खाओगे ज़्यादा मोटे हो जाओगे. फ्रेंड्स, हिंदी की दुनिया में एक सेंटेंस होता है, ज़्यादा खाओगे ज़्यादा मोटे हो जाओगे, है ना. ज़्यादा दौड़ोगे ज़्यादा हाफोगे, ज़्यादा हंसोगे ज़्यादा जियोगे, ज़्यादा रोओगे ज़्यादा पिटोगे, इस तरह का सेंटेंस बोला जाता है. पर देखिए हिंदी के सेंटेंस में आ रहा है ज़्यादा हंसोगे ज़्यादा जियोगे. दोनों वाक्यों में क्या आ रहा है? आपको लगता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन जब इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो दोनों सेंटेंस में विल नहीं आएगा. एक स्पेशल यूज़ है ये उसमें. तो देखिए, इफ़ यू वांट टू बी स्लिम, अगर आप पतला दुबला रहना चाहते हो, कहता है ईट लेस, कम खाओ, The more you eat, the fatter you become. फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, हिंदी में एक सेंटेंस होता है ज़्यादा खाओगे ज़्यादा मोटे हो जाओगे. अगर इस तरह का सेंटेंस आता है कि दोनों सेंटेंस ज़्यादा से शुरू होते हैं, गैप पे ख़त्म हो रहे हैं, ज़्यादा खाओगे ज़्यादा मोटे हो जाओगे, ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश बनाने के लिए इंग्लिश का एक स्पेशल सेंटेंस है जिसमें दो कॉम्परेटिव वर्ड यूज़ किए जाते हैं. वैसे कॉम्परेटिव वर्ड्स के पहले द नहीं आता है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में दो कॉम्परेटिव आ रहे हैं, राइट, देखिए ER भी कॉम्परेटिव है और मोर भी कॉम्परेटिव है. अगर एक सेंटेंस में दो कॉम्परेटिव आते हैं तो दोनों के पहले आर्टिकल द लगेगा. तो फैटर के आगे तो द लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर द इंसर्ट कर देंगे. ये हो जाएगा द मोर यू ईट द फैटर यू बिकम. नाउ द सेंटेंस इज राइट. So the right sentence is before you. If you want to be slim, eat less. The more you eat, the fatter you become. तो more के पहले आप द लगा दीजिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. हिंदी है ज़्यादा खाओगे ज़्यादा मोटे हो जाओगे. तो दो सेंटेंस ज़्यादा से शुरू करके और गैप पे ख़त्म होते हो. ज़्यादा खाओगे ज़्यादा मोटे हो जाओगे. अगर इस तरह का सेंटेंस आता है उसमें विल नहीं आएगा. आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा और इसी तरह से उसकी इंग्लिश बनेगी. तो एक सेंटेंस में दो कॉम्परेटिव आ जाते हैं, दोनों के आगे द लगेगा. आर्टिकल में पूछा जा सकता है. क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट. आई हैव रेड शेक्सपियर्स प्लेज. मैंने शेक्सपियर्स के नाटक पढ़े हैं. प्लेज मतलब नाटक. हु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. मैंने शेक्सपियर्स के नाटक पढ़े हैं. जो ड्रामेटिस्ट जो है उनमें से एक बहुत बड़ा नाटककार था. ठीक है. द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस. यहाँ पे एन की मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है. ठीक है. द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस, यहाँ एवर वर्ड है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ. तो वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस. जो दुनिया ने आज तक जो ड्रामेटिस्ट पैदा किए हैं, नाटककार पैदा किए हैं, उनमें शेक्सपियर का एक अपना नाम है. तो आई हैव रेड शेक्सपियर्स प्लेस. फ्रेंड्स, ये शेक्सपियर प्ले जो लिखा है इसको हम करेंगे प्लेज ऑफ शेक्सपियर. प्लेज ऑफ शेक्सपियर. ये शेक्सपियर प्लेस गलत है. क्यों? देखिए स्ट्रक्चर होते हैं. यहाँ रीड का रिश्ता जो है ना वो प्लेस से है. रीड का रिश्ता प्लेस से है. रीड का रिश्ता प्लेस से है, इसलिए पहले प्लेस आएगा फिर शेक्सपियर आएगा. आती बात समझ में? तो आप इसको पढ़ेंगे आई हैव रेड प्लेज ऑफ शेक्सपियर हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस. क्लियर? तो वर्ब का रिश्ता जिस नाउन से होता है पहले वो नाउन आएगा और जिससे रिश्ता नहीं होता है वो बाद में आएगा. तो यहाँ रीड शेक्सपियर को नहीं कर रहा है, शेक्सपियर के नाटक को रीड कर रहा है, इसलिए वर्ड नाटक पहले आएगा, शेक्सपियर बाद में आएगा. ठीक है. तो करेक्शन इज इन प्लेस ऑफ शेक्सपियर प्लेज वी हैव टू राइट प्लेज ऑफ शेक्सपियर. नाउ द सेंटेंस इज राइट. नेक्स्ट टू द मूव. महात्मा गांधी वॉज ए क्वीर सॉर्ट ऑफ पर्सन. ही स्ट्रो एवर द कंट्री साइड ऑफ इंडिया clad only in a loin cloth. loin कहते हैं कमर या धोती. barefooted नंगे पैर and leaning on a beggar staff. जो झुक के चलने वाली लकड़ी होती है उसको beggar staff कहा जाता है. तो महात्मा गांधी एक हिंदी, महात्मा गांधी एक
अनोखे प्रकार के व्यक्ति थे। ही स्ट्रॉव एवर फॉर द कंट्री साइड ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, है ना। क्लैड ओनली इन अ लॉइन क्लोथ, कमर पे कपड़ा बांधते थे, ये नंगे पैर रहते थे और एक लकड़ी पे झुक के चलते थे। फ्रेंड, महात्मा गांधी वॉज ए क्वीर सॉर्ट ऑफ पर्सन। ही स्ट्रॉव, ये ही स्ट्रॉव जो है सेंटेंस, ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमको हैड स्ट्राइवन करना पड़ेगा। ये सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, सेंस क्या कहता है। तो वी हैव टू राइट ही हैड स्ट्राइवन, नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। क्लियर? तो ये हिंदी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा सेकंड लास्ट, जगन एंड पदम हैव बीन फ्रेंड्स। जगन और पदम दोस्त रहे हैं सिंस देयर चाइल्डहुड, बचपन से। दे इमेंसली लव वन अनदर, इमेंसली कहते हैं बहुत ज़्यादा। वंस अगेन, जगन एंड पदम हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देयर चाइल्डहुड, दे इमेंसली लव वन अनदर। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। दे इमेंसली लव वन अनदर। तो जगन और पदम बचपन से दोस्त हैं। दे इमेंसली लव वन अनदर, वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, अगर दो जने हैं तो वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा। तो यहाँ पे हम मतलब है ईच अदर लिखेंगे। क्लियर? तो जब कभी दो व्यक्ति बात कर रहे हों, लड़ रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उनके लिए ईच अदर वर्ड यूज किया जाएगा, ना कि वन अनदर। So deleting this one another, as per the sense of the sentence, we have to write each other in place of one another. Now the sentence is right. Clear? Now the last sentence before you. During his trip abroad, trip कहते हैं हवाई यात्रा को। स्थल यात्रा कहलाती है ट्रैवल, जल यात्रा कहलाती है वॉयेज, VOYAGE, वॉयेज होता है वर्ड, ठीक है। तो थल यात्रा ट्रैवल है, जल यात्रा वॉयेज है, और हवाई यात्रा जो होती है उसको हम ट्रिप कहते हैं। तो कोई व्यक्ति है ड्यूरिंग हिज ट्रिप अब्रॉड, कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा पे था। ही स्टेड फॉर अ मंथ इन द USA, एक महीना करीबन वो USA में रहा। एंड अबाउट ए फोर्टनाइट इन UK, फोर्टनाइट कहते हैं पीरियड ऑफ 15 डेज, जैसे हम हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं। तो जैसे पीरियड ऑफ 7 डेज इज कॉल्ड वीक, सिमिलरली पीरियड ऑफ 15 डेज कॉल्ड फोर्टनाइट। Okay, so see the sentence. During his trip abroad, he stayed for a month in the USA and about a fortnight in UK. हिंदी, कोई व्यक्ति है, उसकी हवाई यात्रा के दौरान वो करीबन एक महीना USA में रहा, एंड अबाउट ए फोर्टनाइट, और करीबन 15 दिन वो UK में रहा। फ्रेंड्स, गांव, कस्बा, शहर, देश विदेश के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, कुछ को छोड़ के। उन कुछ में है, एक आपके सामने USA, एक और है आपके सामने UK। जिस तरह USA के सामने आप द देख रहे हैं, तो UK के भी पहले यहाँ पे द आएगा, यहाँ द आर्टिकल लिखा जाएगा UK के पहले भी। क्लियर? रीजन क्या है? अभी मैं कह रहा था गांव, कस्बा, शहर, देश विदेश, राज्य के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन कुछ स्पेशल केस होते हैं। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। बट राइट नाउ आई वुड से वन थिंग, कि UK जो है ना, इसके पहले दे क्यों लग रहा है कि यू है यूनाइटेड। तो ऐसा बुक्स में लिखा है कि जो संगठित राष्ट्र हैं उनके पहले आर्टिकल द लिखा जाता है, भरा जाता है, बोला जाता है। क्लियर? सो फ्रेंड्स, दीज वर द 10 sentences बिफोर यू, एंड वट एवर द errors were over there, simply we found, and you might have come to know that ये मिस्टेक्स हैं। इनको आप 2-4 बार सुने, ठीक है, रोज सुनेंगे, तो जब कभी आप इंग्लिश बोलेंगे और जब कभी आप इंग्लिश में कुछ लिखेंगे, तो वट एवर द एरर्स आर ऑन द स्क्रीन बिफोर यू इन दीज ऑल द सेंटेंसेस, नेक्स्ट टाइम यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक। सो विद दीज वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट 10 sentences के साथ।